दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन ईंधन के बारे में। लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में आपने सुना होगा। नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है और -200 के आसपास है। तो इसका मतलब कि ये बहुत ज़्यादा ठंडा करने पर ही जो है लिक्विड फॉर्म में आ सकता है, नहीं तो ये गैस के फॉर्म में होता है। और ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नेचर में बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद है और हम देखें तो हवा में जो है ये बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या हम नाइट्रोजन गैस, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत नीचे है, बहुत ठंडा करने पर लिक्विड बनता है, उसको क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम एनर्जी बनाने में और उसका उपयोग करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। नाइट्रोजन इंजन कैसे तैयार किया जाता है। आइए नाइट्रोजन से चलने वाले इंजन की आकर्षक दुनिया में गोता लगाएं। नाइट्रोजन इंजन, जिसे लिक्विड नाइट्रोजन इंजन के रूप में भी जाना जाता है, अपने ऊर्जा स्रोत के रूप में लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग करके काम करता है। यह बताया गया कि यह कैसे काम करता है। लिक्विड नाइट्रोजन उत्पादन। लिक्विड नाइट्रोजन N2 शो का सितारा है। यह एक क्रायोजेनिक पदार्थ है, जिसका अर्थ है कि यह बेहद कम तापमान पर लिक्विड के रूप में मौजूद रहता है। लगभग 417 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी -417 डिग्री फ़ारेनहाइट और -250 डिग्री सेल्सियस पर यह लिक्विड बनता है। सामान्य तापमान पर नाइट्रोजन एक गैस के रूप में हमें मिलता है। आरंभ करने के लिए हम क्रायोजेनिक कूलर या रिवर्स स्टर्लिंग इंजन का उपयोग करके लिक्विड नाइट्रोजन उत्पन्न करते हैं। ये कूलर आसपास की हवाओं से गर्मी निकाल कर नाइट्रोजन को तरलीकृत करते हैं। आप इस कूलर को बिजली के माध्यम से या हाइड्रो या पवन टरबाइन से यांत्रिक कार्य का उपयोग करके चला सकते हैं। भंडारण और वितरण। एक बार जब हमारे पास लिक्विड नाइट्रोजन हो जाता है तो हम इसे अच्छी तरह से इंसुलेटेड कंटेनरों में स्टोर करते हैं। इंसुलेशन संग्रहित नाइट्रोजन में ऊष्मा प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है, जिससे यह बहुत जल्दी वापस गैस में उबलने से बच जाता है। दुर्भाग्य से इंसुलेशन आवश्यकताओं के कारण लंबी दूरी तक तरल नाइट्रोजन के परिवहन के लिए पाइपलाइनें व्यवहारिक नहीं हैं। पेट्रोलियम के विपरीत, जिसे परिवेश के तापमान पर स्थानांतरित किया जा सकता है, तरल नाइट्रोजन की विशेष हैंडलिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे गैस बन जाता है और इसीलिए ज़्यादा देर लिक्विड नहीं रह सकता। इसे हम दूर तक इसको नहीं ले जा सकते हैं। इंजन प्रक्रिया। अपनी कार के टैंक की तरल नाइट्रोजन से भरने की कल्पना करें। फिर यह ठंडा तरल इंजन में प्रवेश करता है। यहाँ जादू होता है। बाहरी हवा से गर्मी तरल नाइट्रोजन के साथ संपर्क करती है, जिससे यह तेजी से फैलती है और उच्च दबाव वाली गैस में बदल जाती है। यानी लिक्विड जब गैस बनता है तो उसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है और उससे एक प्रेशर क्रिएट होता है। इस वास्तविक गैस का उपयोग पिस्टन या रोटरी मोटर को संचालित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे वाहन आगे बढ़ सकता है। यानी पिस्टन को गैस से पुश किया जा सकता है और जिससे पिस्टन चलेगा और गाड़ी भी चलेगी। पर्यावरणीय प्रभाव। तरल नाइट्रोजन इंजन का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि उनकी निकास गैस में केवल नाइट्रोजन होता है। जिस हवा से हम सांस लेते हैं उसका यह घटक है। यानी हवा से ही लिया, हवा में ही डाला, इससे कोई नुकसान नहीं है। इसलिए टेल पाइप उत्सर्जन से कोई स्थानीय वायु प्रदूषण नहीं होता है। हालांकि यह ना भूलें कि नाइट्रोजन को तरल बनाने के लिए शुरू में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आदर्श रूप से यह ऊर्जा समग्र पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए अक्षय या स्वच्छ स्रोतों यानी रिन्यूएबल एनर्जी से आनी चाहिए। हाइब्रिड सिस्टम और उससे आगे। लिक्विड नाइट्रोजन प्रणोदन भी हाइब्रिड सिस्टम का हिस्सा हो सकता है। उदाहरण के लिए इसे बैटरी इलेक्ट्रिक प्रणोदन के साथ संयोजित करने से नाइट्रोजन का उपयोग करके बैटरी को रिचार्ज करने की अनुमति मिलती है। इसके अतिरिक्त शोधकर्ताओं ने रेफ्रिजरेटर, विद्युत उपकरण और एयर कंडीशनिंग इकाइयों के लिए प्रत्यक्ष शीत
चालक के रूप में लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग करने का भी पता लगाया है। नवाचार और पेटेंट। पिछले कुछ वर्षों में आविष्कारकों और इंजीनियरों ने लिक्विड नाइट्रोजन इंजन के साथ छेड़छाड़ की है। ब्रिटिश इंजीनियर पीटर डियरमैन ने एक ऐसी विधि विकसित की है जो रात में हवा से उत्पन्न बिजली का उपयोग करके हवा को ठंडा करती है, जबकि यह लिक्विड नाइट्रोजन जब तक ये ना बने। 2008 में यूएस पेटेंट कार्यालय ने लिक्विड नाइट्रोजन संचालित टरबाइन इंजन के लिए एक पेटेंट भी दिया, जो उच्च वेग गैस का उत्पादन करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन को फ्लैश विस्तारित करता है। इसलिए जबकि लिक्विड नाइट्रोजन इंजन रोजमर्रा के वाहनों के लिए मुख्य धारा नहीं बन पाए हैं, वे अनुसंधान और नवाचार का एक आकर्षक क्षेत्र बने हुए हैं। कौन जानता है, शायद एक दिन हम नाइट्रोजन से चलने वाली और भी गाड़ियों को देखें। नाइट्रोजन इंजन का उपयोग करके वाहन कैसे चलते हैं और इंजन का डिज़ाइन क्या है। आइए लिक्विड नाइट्रोजन इंजन के आकर्षक दुनिया और उनके काम के तरीके के बारे में जानें। लिक्विड नाइट्रोजन इंजन की मूल बातें। लिक्विड नाइट्रोजन इंजन अपने अनुमान लगाया होगा कि लिक्विड नाइट्रोजन द्वारा संचालित होता है और गैसोलीन या डीजल पर निर्भर रहने वाले पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन के विपरीत ये इंजन अपने ऊर्जा स्रोत के रूप में क्रायोजेनिक लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। जबकि लिक्विड नाइट्रोजन से चलने वाले वाहन का प्रदर्शन किया गया है, लेकिन विभिन्न व्यवहारिक चुनौतियों के कारण उनका आमतौर पर व्यावसायिक रूप से उपयोग नहीं किया गया है। यह कैसे काम करता है? मूल डिज़ाइन में हीट एक्सचेंजर में लिक्विड नाइट्रोजन को गर्म करने शामिल है। यह हीट एक्सचेंजर परिवेशीय वायु से गर्मी निकालता है, जिससे लिक्विड नाइट्रोजन तेजी से फैलता है और उच्च दबाव वाली गैस में बदल जाता है। परिणामी दबाव वाले गैस का उपयोग इंजन के भीतर पिस्टन या रोटरी मोटर को संचालित करने के लिए किया जाता है। अनिवार्य रूप से यह एक भाप इंजन की तरह है, लेकिन भाप की बजाय हम मोटर को चलाने के लिए वाष्पीकृत तरल नाइट्रोजन का उपयोग कर रहे हैं। यानी लिक्विड नाइट्रोजन जब गैस फॉर्म में आएगा तो वो एक्सपैंड करेगा, प्रेशर क्रिएट होगा, जिससे पिस्टन चलेगा और गाड़ी चलेगी। लिक्विड नाइट्रोजन का उत्पादन और भंडारण। क्रायोजेनिक कूलर या रिवर्स स्टर्लिंग इंजन का उपयोग करके लिक्विड नाइट्रोजन उत्पन्न किया जाता है। यह कूलर नाइट्रोजन को द्रवीभूत करते हैं, जो हवा नाइट्रोजन का मुख्य घटक है। लिक्विड नाइट्रोजन का पर्यावरण से अत्यधिक गर्मी के प्रवाह को रोकने के लिए अच्छी तरह से इंसुलेटेड कंटेनरों में संग्रहित किया जाता है। इंसुलेशन इसके कम तापमान को बनाए रखने के लिए मदद करता है और इसे बहुत जल्दी वापस गैस में उबलने से रोकता है। दुर्भाग्य से इंसुलेशन आवश्यकताओं के कारण लिक्विड नाइट्रोजन के परिवहन के लिए लंबी दूरी की पाइपलाइनें व्यवहारिक नहीं हैं। पेट्रोलियम के विपरीत, जिसे परिवेश के तापमान पर स्थानांतरित किया जा सकता है, लिक्विड नाइट्रोजन का विशेष हैंडलिंग की आवश्यकता होती है। पर्यावरणीय प्रभाव। लिक्विड नाइट्रोजन इंजन का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि उनके निकास गैस में केवल नाइट्रोजन होता है, जो हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली हवा का एक हानिकारक घटक है, हानि रहित घटक है। यानी इससे कोई हानि नहीं होती। अगर ये वायु में मिल भी जाता है तो यानी वायु का ही ये घटक है, और हम सांस जब लेते हैं, हवा लेते हैं सांस में, तो ये नाइट्रोजन उसमें मौजूद होती है। इसलिए इससे कोई स्थानीय वायु प्रदूषण भी नहीं होता है। टेल पाइप उत्सर्जन। हालांकि यह पहचानना आवश्यक है कि नाइट्रोजन को द्रवीभूत करने के लिए शुरू में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आदर्श रूप से समग्र पर्यावरण प्रभाव को कम करने के लिए अक्षय या स्वच्छ स्रोतों से आनी चाहिए। नवाचार और अनुसंधान। ब्रिटिश इंजीनियर पीटर डियरमैन ने एक इंजन डिज़ाइन विकसित किया है जो इंजन सिलेंडर के अंदर हीट एक्सचेंज द्रव्य के साथ इसे मिलाकर गर्म किए गए तरल नाइट्रोजन का उपयोग करता है। 2008 में यूएस पेटेंट कार्यालय के एक तरल नाइट्रोजन संचालित टरबाइन इंजन के लिए यह पेटेंट भी दिया। यह टरबाइन तरल नाइट्रोजन को फ्लैश विस्तारित करता है, जिससे उच्च वेग वाली गैस बनती है, जिसका उपयोग प्रणोदन के लिए किया जा सकता है। LN2000 UW की तरल नाइट्रोजन कार। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय UW ने LN2000 नामक एक वाहन बनाया है जो वाष्पीकृत तरल नाइट्रोजन पर चलता है। नाइट्रोजन वाष्प कार के आगे बढ़ने के लिए एक एयर मोटर को घुमाता है और निकास केवल नाइट्रोजन होता है। संक्षेप में, तरल नाइट्रोजन इंजन अनुसंधान का एक आकर्षक क्षेत्र है, लेकिन व्यवहारिक रूप से चुनौतियों और
ऊर्जा संबंधी विचारों ने उनके व्यापक रूप से अपनाए जाने को सीमित कर दिया है। फिर भी बर्फीले ठंडे नाइट्रोजन से चलने वाले कारों का विचार दिलचस्प बना हुआ है। स्टर्लिंग इंजन कैसे काम करता है? स्टर्लिंग इंजन ऊष्मागतिकी और सरलता का एक चमत्कार। आइए इन ऊष्मा चालित उपकरणों की आकर्षक दुनिया में गोता लगाएं। मूल बातें। स्टर्लिंग इंजन चक्रीय रूप से हवा या किसी अन्य गैस, जिसे कार्यशील द्रव्य के रूप में जाना जाता है, का विस्तार और संकुचन करके संचालित होता है। क्योंकि यह अलग अलग तापमानों के संपर्क में आता है, जादू तापमान के अंतर में निहित है। जब गैस गर्म होती है तो यह फैलती है, जब यह ठंडी होती है तो यह सिकुड़ती है। मुख्य घटक एक सीलबंद सिलेंडर की कल्पना करें जिसके अंदर एक पिस्टन है। यह पिस्टन आगे पीछे चलता है। एक डिस्प्लेयर भी है जो सिलेंडर के भीतर गर्म और ठंडे क्षेत्रों के बीच गैस को ले जाता है। पिस्टन और डिस्प्लेयर एक फ्लाईव्हील द्वारा जुड़े होते हैं जो इंजन के चक्र के लिए गति प्रदान करते हैं। ऊष्मा और ऊष्मा का नृत्य, यह सब इस प्रकार होता है। तापन चरण, ऊष्मा स्रोत इंजन के बाहर सिलेंडर के एक सिरे को गर्म करता है, अंदर की गैस फैलती है, पिस्टन बाहर की ओर धकेलती है। शीतलन चरण, विस्थापित करने वाले अब गैस को सिलेंडर के ठंडे सिरे पर ले जाते हैं। जैसे ही यह ठंडा होता है गैस सिकुड़ती है, पिस्टन को पीछे की ओर खींचती है। दोहराएं, चक्र जारी रहता है, विस्तार, संकुचन और फिर वापस। यानी जिस तरह से हमने इंटरनल कंबशन इंजन में देखा था कि वहाँ गैस फैलता है और पिस्टन चलता है, सेम उसी तरीके से इसमें भी लिक्विड नाइट्रोजन गैस बन के फैलता है और उससे पिस्टन चलता है। और एक बार पिस्टन चलता है तो फिर वो उसको दोबारा चलता रहता है और लिक्विड नाइट्रोजन जाके गैस बनता रहता है और वो पिस्टन को लगातार चलाता रहता है और इस तरह से पिस्टन भी चलता है, गाड़ी भी चलती रहती है। दक्षता और पुनर्योजी, स्टर्लिंग इंजन कुशल होते हैं क्योंकि वे प्रक्रिया के दौरान एक स्थिर आयतन बनाए रखते हैं। आंतरिक वायु इंजन में थोड़ा सा झटका भी लगता है, थोड़ा ब्रेक आता है, पर ये इंजन उस के मुकाबले काफ़ी स्थिर रहते हैं, पर स्टेबल इंजन होते हैं। गुप्त सांस, पुनर्योजी, यह इंजन के मेमोरी फोम गद्दे की तरह है। यह गर्म चरण के दौरान गर्मी संग्रहित करता है और ठंडे चरण के दौरान इसे छोड़ता है, जिससे दक्षता में सुधार होता है। ऐतिहासिक जानकारी, स्टर्लिंग इंजन नए नहीं हैं, वे 1816 से ही मौजूद हैं, लेकिन वे ऊष्मा इंजन के गुमनाम नायकों की तरह हैं। अलविदा भाप, भाप इंजन के विपरीत जो पानी के उबलने और संघनित होने पर निर्भर करते हैं, स्टर्लिंग इंजन को भाप की आवश्यकता नहीं होती। वे हवा या अन्य गैसों के साथ काम करते हैं। यानी हवा में जो नाइट्रोजन मौजूद है उसी से हम नाइट्रोजन बनाते हैं और उसमें इंजन चलता है और वापस नाइट्रोजन हवा में मिल जाता है। प्रदूषण भी नहीं होता है, जिससे कोई धुआं नहीं, कोई कोयला नहीं, बस गर्मी और गैस का नृत्य। अनुप्रयोग, स्टर्लिंग इंजन ने निम्न में जगह पाई है। सौर ऊर्जा, वे सूर्य के प्रकाश पर चल सकते हैं। अंतरिक्ष यान, नासा उन्हें उनकी विश्वसनीयता के लिए पसंद करता है। छोटे पैमाने के जनरेटर, ऑफ ग्रिड बिजली के बारे में भी सोचें। शीतलन प्रणाली, हाँ, वे चीज़ों को ठंडा भी कर सकते हैं, यानी रेफ्रिजरेशन के काम आ सकते हैं। तो अगली बार जब आप स्टर्लिंग इंजन देखें तो उसे सिर हिलाकर नमन करें। यह चुपचाप गर्मी को गति में परिवर्तित कर रहा है, जैसे कि ब्रह्मांडीय टैंक। इसका मतलब हवा से नाइट्रोजन लिया और उस नाइट्रोजन से इंजन चला और वो उस इंजन ने वापस नाइट्रोजन को हवा में छोड़ दिया, यानी हवा में नाइट्रोजन की मात्रा वैसी की वैसी रही। स्टर्लिंग इंजन में पुनर्योजी के बारे में अधिक जानकारी। आइए स्टर्लिंग इंजन पुनर्योजी की आकर्षक दुनिया में उतरें और इस उल्लेखनीय मशीन में उसकी भूमिका को समझें। पुनर्योजी क्या है? स्टर्लिंग इंजन में रीजनरेटर एक आंतरिक हीट एक्सचेंजर और अस्थायी हीट स्टोर के रूप में कार्य करता है। रीजनरेटर को इंजन के गर्म और ठंडे भागों को जोड़ने वाले पुल के रूप में कल्पना करें। इंजन के चक्र के दौरान कार्यशील द्रव्य, आमतौर पर हवा या कोई गैस, दोनों दिशाओं में इसके ऊपर से बहता है। हीट रिसाइकलिंग,
रीजनरेटर का प्राथमिक उद्देश्य इंजन के भीतर की गर्मी को रिसाइकिल करना है। वायुमंडल में गर्मी बर्बाद करने के बजाय रीजनरेटर इसे कैप्चर करता है और बाद में उपयोग के लिए संग्रहित करता है। वह इस प्रकार काम करता है। हीटिंग चरण के दौरान जब कार्यशील द्रव इंजन के गर्म हिस्से के संपर्क में आता है तो रीजनरेटर द्रव से गर्मी को अवशोषित करता है। बाद में शीतलन चरण में जैसे ही द्रव ठंडे हिस्से में जाता है, रीजनरेटर संग्रहित गर्मी को वापस द्रव में छोड़ देता है। यह चक्रीय प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि मूल्यवान तापीय ऊर्जा नष्ट न हो। इसका दोहन और पुनः उपयोग किया जाता है। दक्षता में वृद्धि। स्टर्लिंग इंजन की दक्षता काफ़ी हद तक रीजनरेटर की दक्षता पर निर्भर करती है। रीजनरेटर में तापमान ढाल बनाए रखने से यह इंजन को अन्य ताप इंजनों की तुलना में उच्च सैद्धांतिक दक्षता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। रीजनरेटर एक थर्मल मेमोरी की तरह काम करता है, जिससे इंजन गर्मी के नुकसान को कम करके अधिक कुशलता से काम करता है। डिज़ाइन संबंधी विचार। स्टर्लिंग इंजन डिज़ाइनर रीजनरेटर से संबंधित दो महत्वपूर्ण मापदंडों का ध्यान कर देते हैं। रीजनरेटर थर्मल मास अनुपात। यह अनुपात रीजनरेटर को थर्मल द्रव्यमान को मापता है। यह मापता है कि रीजनरेटर कितनी ऊष्मा संग्रहित और छोड़ सकता है। इस पैरामीटर के अनुकूलित करना समग्र इंजन प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। सब रीजनरेटर की संख्या। रीजनरेटर के भीतर कई सब रीजनरेटर जैसे वायर मेश का उपयोग करके एक रैखिक तापमान वितरण बनाया जा सकता है। यह वितरण रीजनरेटर को प्रभावशीलता और परिणाम स्वरूप इंजन की दक्षता को बढ़ाता है। वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग। स्टर्लिंग इंजन विभिन्न डोमेन में अनुप्रयोग पाते हैं, जिनमें शामिल हैं सौर ऊर्जा के। वे सूर्य के प्रकाश में चल सकते हैं, जिससे वे सौर तापीय प्रणालियों के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। अंतरिक्ष यान। नासा स्टर्लिंग इंजन का उपयोग उनकी विश्वसनीयता के लिए करता है। छोटे पैमाने के जनरेटर ऑफ ग्रिड बिजली समाधान स्टर्लिंग इंजन से लाभान्वित हैं। शीतलन प्रणाली वे चीज़ों को ठंडा भी कर सकते हैं। मज़ेदार तथ्य। स्टर्लिंग इंजन 1816 से ही मौजूद है, जो कॉस्मिक टैंगो पार्टनर की तरह चुपचाप ऊष्मा को गति में परिवर्तित करता है। इसलिए अगली बार आप स्टर्लिंग इंजन का सामना करें तो इसे पुनर्योगी की भूमिका उसकी सराहना करें। थर्मल ऊर्जा को संरक्षित और पुनर्चक्रित करने वाले गुमनाम नायक। कुशल पुनर्योजी को डिज़ाइन करके कुछ चुनौतियां क्या हैं? निश्चित रूप से स्टर्लिंग इंजन के लिए कुशल पुनर्योजी को डिज़ाइन करना एक आकर्षक लेकिन जटिल कार्य है। आइए इस क्षेत्र में इंजीनियरों और शोधकर्ताओं के सामने आने वाले कुछ चुनौतियों का पता लगाएं। ऊष्मा स्थानांतरण और दबाव में गिरावट। पुनर्योजी को ऊष्मा स्थानांतरण दक्षता और दबाव में गिरावट के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। यदि पुनर्योजी में अत्यधिक दबाव में गिरावट या अपर्याप्त ऊष्मा स्थानांतरण प्रदर्शन होता है तो स्टर्लिंग इंजन की समग्र प्रभावशीलता को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। मैट्रिक्स संरचना अनुकूलन। पुनर्योजी के भीतर मैट्रिक्स संरचना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इंजीनियरों को मैट्रिक्स की सामग्री, ज्यामिति और व्यवस्था को अनुकूलित करना चाहिए। सतह क्षेत्र। प्रभावी ऊष्मा हस्तांतरण के लिए और प्रभाव प्रतिरोध दबाव में गिरावट से बचने के लिए के बीच सही संतुलन खोजना चुनौतीपूर्ण है। मैट्रिक्स सामग्री का चयन। मैट्रिक्स सामग्री का चुनाव मायने रखता है। इसमें अच्छी तापीय चालकता, कम द्रव्यमान और जंग और थकान के लिए प्रतिरोधी होना चाहिए। आम सामग्री के लिए स्टेनलेस स्टील, वायर मेश, सिरेमिक, हनीकॉम और धातु फोम शामिल है। थर्मल द्रव्यमान अनुपात। रीजनरेटर का थर्मल द्रव्यमान अनुपात संग्रहित ताप क्षमता और कार्यशीलता द्रव्यमान का अनुपात इसके प्रदर्शन को प्रभावित करता है। इस अनुमान को संतुलित करने से इंजन चक्र के दौरान कुशल ताप भंडारण और रिलीज सुनिश्चित होता है। ज्यामिति डिज़ाइन। रीजनरेटर ज्यामिति ताप हस्तांतरण दरों को प्रभावित करता है। चैनल आकार, लंबाई और आकार जैसे पैरामीटर मायने रखते हैं। शोधकर्ता सही जगह खोजने के लिए विभिन्न ज्यामिति यानी समानांतर प्रवाह, क्रॉस फ्लो, झुकाव प्रभाव का पता लगाते हैं। क्षणिक व्यवहार। स्टर्लिंग इंजन चक्रीय रूप से संचालित होते हैं और रीजनरेटर प्रत्येक चक्र के दौरान क्षणिक व्यवहार का अनुभव करते हैं।
इन क्षणिक प्रभावों की भविष्यवाणी करना और उनका प्रबंधन करना, जैसे तापमान में उतार चढ़ाव और प्रभाव उलटना आवश्यक है। रीजेनरेटर सामग्री का क्षरण। समय के साथ थर्मल साइक्लिंग, यांत्रिक तनाव और या रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण रीजेनरेटर सामग्री का क्षरण हो जा सकता है। दीर्घकालीन स्थायित्व और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना एक चुनौती है। इंजन प्रदर्शन के साथ समझौता। रीजेनरेटर दक्षता के सुधार करने में अक्सर समझौता करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए ऊष्मा स्थानांतरण क्षेत्र में वृद्धि से उच्च दबाव में गिरावट हो सकती है। ऊष्मा भंडारण क्षमता में वृद्धि से रीजेनरेटर द्रव्यमान में वृद्धि हो सकती है। इंजीनियरों को समग्र इंजन प्रदर्शन के विरुद्ध इन समझौतों का मूल्यांकन करना चाहिए। इंजन डिज़ाइन के साथ एकीकरण। रीजेनरेटर अलग अलग काम नहीं करते, उनके डिज़ाइन को अन्य घटकों, पिस्टनों, डिस्प्लेयर और हीट एक्सचेंजरों के साथ संरेखित करना चाहिए। इन तत्वों के बीच तालमेल हासिल करना महत्वपूर्ण है। प्रायोगिक सत्यापन। जबकि सिमुलेशन और मॉडल रीजेनरेटर डिज़ाइन का मार्गदर्शन करते हैं, वास्तविक दुनिया का परीक्षण आवश्यक है। प्रोटोटाइप का निर्माण और परीक्षण सैद्धांतिक भविष्यवाणियों को मान्य करने और अप्रत्याशित चुनौतियों को उजागर करने में मदद करता है। संक्षेप में, कुशल पुनर्योजी डिज़ाइन करने के लिए एक बहुविषयक दृष्टिकोण शामिल होता है, जिसमें ऊष्मागतिकी, पदार्थ विज्ञान और द्रव्य गतिकी का संयोजन होता है। शोधकर्ता स्टर्लिंग इंजन के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए अभिनव समाधानों की खोज जारी रखते हैं। पुनर्जननकर्ता डिज़ाइन में कुछ हालिया सफलताएं क्या हैं? निश्चित रूप से स्टर्लिंग इंजन के लिए पुनर्योजी डिज़ाइन में कुछ रोमांचक विकास हुए हैं। आइए हाल में ही कुछ सफलताओं के बारे में नज़र डालें। झुकाव प्रभाव पुनर्योजी। झुकाव प्रभाव पुनर्योजी नामक एक नई अवधारणा सामने आई है। पारंपरिक क्रॉस फ्लो और समानांतर प्रवाह पुनर्योजी के विपरीत, इनमें गैस प्रवाह की दिशा में झुकी हुई एक मैट्रिक सतह होती है। शोधकर्ताओं ने पाया कि झुकाव प्रवाह पुनर्योजी उच्च और अधिक संतुलित इंजन प्रदर्शन की ओर ले जाता है। पावर आउटपुट। झुकाव प्रवाह पुनर्योजी से सुसज्जित स्टर्लिंग इंजन ने क्रॉस फ्लो पुनर्योजी वाले की तुलना में पावर आउटपुट में 16.6% की पर्याप्त वृद्धि प्रदर्शित की है। तापीय दक्षता। उन्होंने 38.3 की उल्लेखनीय वृद्धि भी हासिल की है। चार्जिंग स्टेशन। लिक्विड नाइट्रोजन ईंधन भरने के लिए बुनियादी ढांचों की कमी है। नाइट्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशनों का नेटवर्क बनाने के लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होगी। नाइट्रोजन उत्पादन के लिए ऊर्जा स्रोत। लिक्विड नाइट्रोजन बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वर्तमान में जीवाश्म ईंधन का उपयोग अक्सर नाइट्रोजन को द्रवीभूत करने के लिए प्रशीतन संयंत्रों को चलाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए स्वच्छ ऊर्जा स्रोत रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों को खोजना आवश्यक है। सुरक्षा संबंधी विचार। अत्यधिक ठंडे लिक्विड नाइट्रोजन को संभालने के लिए विशेष सावधानियों की आवश्यकता होती है। सुरक्षित भंडारण, परिवहन और ईंधन भरना सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। जटिल हीट एक्सचेंजर सिस्टम। ऐसे हीट एक्सचेंजर्स विकसित करना जो लिक्विड नाइट्रोजन और कार्यशील तरल पदार्थों के बीच बिना जमने के कुशलतापूर्वक गर्मी स्थानांतरित कर सके, एक तकनीक चुनौती बनी हुई है। संक्षेप में, जबकि नाइट्रोजन संचालित वाहन रोमांचक संभावनाएं प्रदान करते हैं, इन चुनौतियों का समाधान उनके व्यवहारिक अपनाने के लिए आवश्यक है। किसी भी उभरती हुई तकनीक की तरह आगे की शोध और नवाचार उनकी व्यवहार्यता और हमारे परिवहन परिदृश्य को प्रभावित को निर्धारित करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ समय के बाद हम नाइट्रोजन से चलने वाली गाड़ियाँ भी सड़कों पर देखेंगे। तो ये था लिक्विड नाइट्रोजन को कैसे फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है उसके बारे में। आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह आपके नए नए टॉपिक पे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।